इसमें मैं आपको 1000 प्रश्न करवाऊंगा और वही प्रश्न होंगे जो पेपर में छपेंगे। आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है। वीडियो को पूरी देखना है, कलम कॉपी के साथ नोट करना है जो आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो मेरा वादा है कि मैं ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि हमारे भाई बहन जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने मित्र तक शेयर कर देना है या किसी स्टडी ग्रुप में, क्योंकि जब क्लास में अधिक व्यू आता है और वीडियो लाइक रहता है तो इंसान मोटिवेट रहता है और क्लास लाने का प्रयास करता है। तो अगर मैं क्लास लेके आता हूं तो हमारा मोटिवेशन आप हैं। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ट्रांजिस्टर के समविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर के समविचरण में सिलिकॉन वस्तु का प्रयोग होता है, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेनों द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। तो रेडियो संचार में जो उत्सर्जित संकेत होते हैं वो आयन मंडल पर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण के कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है इसका आंसर। क्या न्यूटन का रंग चक्रिका परीक्षण के कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में विशुद्ध स्पेक्ट्रम का निर्माण की अशुद्ध स्पेक्ट्रम का निर्माण की दृष्टि के अस्थायित्व तो होगा, यही इसका करेक्ट आंसर। न्यूटन के रंग के चक्रिका परीक्षण की कार्यप्रणाली के लिए दृष्टि का अस्थायित्व उत्तरदायी है, ये इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। इसमें वही प्रश्न अब लेकर आ रहा हूं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? ऑप्शन है, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, पहला गलत है। कुंडली में घर्षण होता है, गलत है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ये इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो 1 माइक्रोन जो है वो 0.001 मिलीमीटर, जो कि सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके बराबर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता तो मूल पाठ आपको बताना है। फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, तो मूल पाठ क्या है? केवल एरियल फॉन्ट का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित होगा, गलत। एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होगा, गलत। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो मनुष्यों के लिए जो मानक स्तर ध्वनि है वो 60 dB है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निमग्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सोनार। जो वस्तु गायब हो जाती है उसे सोनार यंत्र के द्वारा हम पता लगाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? आपको बताना है निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक घनत्व है वह इसमें हो जाएगा हीरा, सी डायमंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? तो वो अभिकेंद्रीय बल, जो कि सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है कि सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई अभिकेंद्रीय बल पैदा करने के लिए की जाती है, और जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए करता है
कार्य करता है तो वह बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्या कहते हैं? बल का आवेग कहते हैं। और आवेग क्या है? आवेग एक सदिश राशि है। और न्यूटन सेकंड क्या है? आवेग का मात्रक है। न्यूटन सेकंड क्या है? एक आवेग का मात्रक है। आवेग की दिशा वही होती है जो बल की होती है, ये भी आपको याद रखना है। आवेग की दिशा वही होती है जो बल की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहरे में फोटोग्राफ लेते समय साधारण दृश्य प्रकाश की अपेक्षा अवरक्त विकिरणों को क्यों पसंद किया जाता है? तो कम अवशोषित होती हैं, गलत है। अधिक अवशोषित होती हैं, अधिक फैलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम फैलती हैं, जो कि डी में दिया गया है। कोहरे में फोटोग्राफ लेते समय साधारण दृश्य प्रकाश का अपेक्षा अवरक्त विकिरणों का क्यों पसंद किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये कम फैलती हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पमत श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? तो सबसे कम ध्वनि का क्या स्तर है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 0.0002। ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे कि 0.0002 dB अधिकांश क्या है? लोगों के कानों के लिए अल्पमत श्रवण योग्य ध्वनि है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 जो हर्ट्ज है, ये तरंगे को हम श्रव्य तरंगे कह सकते हैं। और श्रव्य तरंगे हमारे कानों को सुन सकते हैं, ये याद रखना है, सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से अधिक तरंगे हम नहीं सुन सकते हैं, ये भी याद रखने हैं। पराश्रव्य तरंगे गठिया रोग उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने के लिए कार्य कर सकती हैं। ठीक है। और 20 हर्ट्ज से कम तरंगों को हम अश्रव्य तरंगे अश्रव्य रंग कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये पूरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, जहाज की चाल मापी जाती है। तो जहाज की जो चाल मापी जाती है वो नाट में मापी जाती है, जो कि डी में दिया गया है। अब इसका हम थोड़ा सा डिफिनेशन देखेंगे कि जहाज की जो चाल है वो नाट में मापी जाती है। नाटिकल समुद्री दूरी का मापक यंत्र है। ठीक है। हार्स पावर शक्ति का मापक है, ये भी आपको याद रखना है। जूल कार्य का मात्रक है, ये भी आपको याद रखना है। और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध रूप है, ठोस रूप है। तो जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या हम देखेंगे। शुष्क बर्फ का ठोस रूप कार्बन डाइऑक्साइड है और बर्फ जल की ठोस अवस्था है। ठीक है। बर्फ क्या है? जल की ठोस अवस्था है। जल का ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था होती हैं। जल का कौन कौन सी अवस्था? ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं होती हैं। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोच्च विद्युत चालक है? देखिए विद्युत चालक, विद्युत उसे कहते हैं जिसमें विद्युत गमन करती है। तो विद्युत चालक जो सर्वोच्च है वो है चांदी, जो कि डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। पीएन संधि की हाशी स्तर की चौड़ाई आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पीएन संधि की जो हाशिया स्तर की चौड़ाई होती है वो पश्चिम दिशिक बायस के अंतर्गत बढ़ती है, ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है तो उसे किस रोग से ग्रसित है? वह किस रोग से ग्रसित है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक अस्पष्टतम जो
दृष्टि की न्यूनतम होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से हमें किसी वस्तु को देखनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना चाहिए। न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का जो प्रयोग है वो मॉडरेटर मतलब नियामक के रूप में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे थोड़ा सा इसका डिफिनेशन। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग नियामक के रूप में किया जाता है, ठीक है। और भारी जल को D2O सूत्र क्या होता है भारी जल का? D2O और गुरु जल भी कहते हैं। उड़ीसा में तलचर भारी जल का निर्माण के लिए विख्यात है। उड़ीसा में जो तलचर है, तलचर शहर, वो भारी जल के निर्माण के लिए विख्यात है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्त। उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैं सभी को एक साथ लेकर चल रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक होमी जे भाभा है, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ थोड़ा सा आपको डिफिनेशन देखना है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक होमी जे भाभा हैं और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, 10 अगस्त 1948 को किया गया। और 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई और परमाणु कार्यक्रम प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा, ध्रुव आदि रिएक्टर के नाम हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो हमें पता है परमाणु में कौन कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो वो यहाँ पे जो होता है कण, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या, न्यूट्रॉन 3 होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है नाभिक के अंदर कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया नाभिक से संबंधित नहीं है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों है, लेकिन मेरो नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, यहाँ पे थोड़ा सा हम व्याख्या देखेंगे। रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना का सिद्धांत दिया, ये भी आपको याद रखना है। परमाणु के संरचना का सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया। नाभिक जो केंद्र बिंदु होता है परमाणु संरचना में, वो नील बोहर ने दी, ठीक है। जो केंद्र बिंदु होता है उस परमाणु संरचना में, उसे नील बोहर ने दिया, ये भी याद रखना है। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में किया। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, ये भी याद रखना है। तैरने का नियम जो है उसे आर्किमिडीज ने दिया, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो जितने भी डीपली पॉइंट है मैं उसे भी साथ में लेकर चल रहा हूँ। इसका PDF अगर आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, जहाँ पे सर्च करना होगा एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। वहाँ पे जाके आप इसका आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, COP अरविंद जायसवाल या एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, दोनों नाम से ID है। अब वहाँ पे अगर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? देखिए, जो अच्छा चालक होता है उसमें विद्युत गमन करता है, जो हीन चालक मतलब जो बुरा चालक होता है उसमें विद्युत गमन नहीं करता है। तो यहाँ पे जो सीसा है, सीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन B में दिया गया है। हीन चालक जो है वह सीसा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य पेंसिल में होता है, तो सामान्य पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, जो कि D में दिया गया है। D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस क्या होता है?
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस आवर्धक लेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है आपको। प्रमुख प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, आपको बताना है। तो इन चारों में वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ डिफिनेशन देखेंगे। वायु प्रदूषण का एक प्रमुख उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। अब हम सीओ गैस के बारे में बताएं तो सीओ एक प्रदूषित धुआं है जो जीवों के लिए हानिकारक होता है, और सीओ अधिक मात्रा में खून में पहुंचकर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। सीओ के द्वारा फेफड़ों में कैंसर, सांस से संबंधित बीमारी हो सकती है। सीओ एक रंगहीन, गंधहीन, अत्यधिक जहरीली गैस है, और यह प्राकृतिक गैस कोयला या लकड़ी जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन मतलब जलाने से यह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं, आपको बताना है। तो लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए जो अपेक्षित तरंगे हैं वो रेडियो तरंगे हैं, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम व्याख्या देखेंगे। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंग को रेडियो तरंग कहते हैं, और रेडियो तरंग के लिए आयन मंडल महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। बेतार के तार का आविष्कार मार्कोनी ने 1901 में किया था, ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। निम्नलिखित में से उस सटोरिया को क्या कहते हैं जो इस दृष्टि से सौदों को खरीद करता है और कि वह उन्हें कीमत बढ़ाने के निकट भविष्य में बेच देगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तेजड़िया होता है, बुल, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। इसे सौदा को खरीदा जाता है, जैसे कीमत इसका बढ़ता है भविष्य में उसे बेच दिया जाता है, तो उनको हम कहते हैं तेजड़िया या बुल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दूरदर्शन टीवी का ध्वनि संकेत होते हैं, तो दूरदर्शन जो टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं वो आवर्ती मांडुलित होते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूरदर्शन के बारे में अगर हम बात करें तो दूरदर्शन टीवी ध्वनि संकेत आवर्तित मांडुलित होते हैं, ये आपको पता है। और टेलीविज़न जो होता है इसका आविष्कार टेलर फारन्सवर्थ ने किया, ये भी पॉइंट याद रखना है। और टेलीविज़न जेएल बियर्ड ने 1925 में इसका आविष्कार किया, ठीक है। अब टेलीविज़न दो था, एक इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो उसकी खोज जो किया था उसे टेलर फारन्सवर्थ ने किया था, और जो टेलीविज़न यांत्रिक था उसका आविष्कार जेएल बियर्ड ने 1925 में किया था। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1957 से आकाशवाणी रखा गया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो तड़ित जो है वो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट के गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति पर संवेग का संरक्षण लागू होता है, जो कि सी में दिया गया है। दोस्त, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्लास को अपने किसी भी स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो प्रशीतन मतलब ठंडे के लिए तो फ्रियान का किया जाता है, जो कि सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे फ्रियान क्या है। तो फ्रियान गैस का प्रयोग प्रशीतन में होता है, ये हमें पता है। जल में सड़ी वस्तु से फास्फीन गैस निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। जल में सड़ी वस्तु से फास्फीन गैस निकलती है। रॉकेट आदि अंतरिक्षयान से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। रॉकेट आदि अंतरिक्षयान से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड CO पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। CO क्या है?
सांस लेने के माध्यम से रक्त आदि में मिल जाती हैं। अभी मैंने आपसे बताया जिससे अनेक बीमारियां होती हैं, विशेषकर फेफड़ों में बीमारियां होती हैं। मैंने बताया कि कैंसर, दमा जैसी बीमारी इसी के कारण होती है। और आगे यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, जिस कारण खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ आपसे पूछा भी जाता है कि रेफ्रिजरेटर में खाना क्यों आपका खराब नहीं होता, तो जो वहाँ पे जीवाणु फफूंदी हो जाते रहते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसीलिए इन सभी टॉपिक को इम्पोर्टेंट है, मैं सब साथ में लेकर चल रहा हूँ। नीचे दिया गया है यहाँ पे, फिर रेफ्रिजरेशन मतलब प्रशीतन के तहत जीवाणु या कीटाणुओं की वृद्धि दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले को लुढ़कने में समान समय लगता है कि एक ही गति होती है, कि वही समय और वही गति लगते हैं, कि वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है, जो कि डी में दिया गया है। आगे हम देखेंगे, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म मतलब गर्मी में, ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने के कारण क्या है, आपको बताना है। तो जो कच्ची मिट्टी होती है वो बुरी चालक होती है, बस यही याद रखना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है। तो हमें पता है अगर केरोसिन लैंप में जब चिमनी के नीचे छिद्र होता है तो ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है। तो वायु में ध्वनि का वेग, देखिए वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से क्या होता है, घटता है। ये याद रखना है, ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है। इनका हम थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ देखेंगे कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है और विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। देखिए ध्वनि की चाल अलग अलग होती है और सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल होती है वो किस में होती है, ठोस में। ये भी याद रखना है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम के प्रत्यास्थता तत्व और घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद कम गैस में होती है। यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड है, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर सेकंड है और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर सेकंड है। ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर तो तरंग कितनी दीर्घ होगी। तो 30 सेंटीमीटर तरंग उसका 2 गुना 60 सेंटीमीटर होगी, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है, उसका क्या कारण है। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, विद्युत दीर्घ दूरी एक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होने से ऊर्जा की कम हानि होती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, आपको बताना है। लाभप्रदता जो निर्भर करती है वो संसाधित न्यास की गुणता पर, कि संसाधन न्यास की मात्रता पर, कि न्यास की संसाधन की गति पर, कि ए और सी दोनों। तो इसका आंसर आपको तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए न्यास की संसाधन की गति पर, जो कि सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया। तो प्रथम भारतीय आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया। आर्यभट्ट 19 अप्रैल, ये याद रखना, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। आर्यभट्ट
कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा वैंकूवर में छोड़ा गया, ये भी याद रखना है, प्रक्षेपण यान द्वारा वैंकूवर में छोड़ा गया। आर्यभट्ट उपग्रह विज्ञान से संबंधित है। आर्यभट्ट भारत के पहले महान खगोलविद थे जो गुप्त काल से संबंधित थे। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका वर्तमान नाम पटना है। ठीक है। भास्कर 17 जून 1979 को वैंकूवर से छोड़ा गया था, जो पृथ्वी पर्यवेक्षण के लिए है। ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर जो है वो उद्दीप्त विकिरण के द्वारा, यहाँ विकिरण होगा, के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए किस तापमान की ज़रूरत होती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है, जो कि ए में दिया गया है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस एवं भाप बिंदु का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। ठीक है। वर्षा जल पीने के उपयोगी नहीं होता, क्योंकि उसमें पीने वाले पानी की तरह खाद्य लवण घुले नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। और 65 लीटर नीचे पृथ्वी से जाने पर, 65 मीटर नीचे पृथ्वी से जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये प्रश्न बना था कि अगर 65 मीटर नीचे अगर आप जा रहे हैं पृथ्वी के, तो कितना तापमान बढ़ेगा? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। ये वही पॉइंट लिखा गया है जो पेपर में छपे हैं। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो लापरवाही आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 165 मीटर वायुमंडल में जाने पर तापमान क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? आपको इसका आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है, उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे व्याख्या। जिन पदार्थों के अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। और प्रकाश के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। और आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये भी पॉइंट याद रखना है। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो धूल एवं कण अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो प्रकाश सभी दिशा में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। हर पॉइंट को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग के रूप में, जो कि ए में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सी स्थूलता के 2 पिंड एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की ऊंचाई से फेंका जाता है। ठीक है। एक पिंड क्या है? ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया और दूसरा पिंड समतल फेंका गया। तो क्या हो गया? एक ऊर्ध्व फेंका गया और एक समतल फेंका गया, तो दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ए में दिया गया है। जब साबुन के एक बुलबुले पर कुछ चार्ज रखा जाए तो क्या होता है? हमें पता है। तो क्या होती है? उसकी त्रिज्या घट जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैडमियम, जो कि सी में दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रासमैन एवं हान के द्वारा दिखाया गया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से परमाणु बम बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से। और परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे नियंत्रित श्रृंखला
अभिक्रिया का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशोषण में निहित होता है। तो जो स्याही निहित होता है वो केस्का क्रिया घटना के द्वारा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो यह गति का जड़त्व नियम जो कि बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि देखिए सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि जो इसका तरंग दैर्ध्य है वो बहुत छोटा होता है, तो ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा डिफिनेशन हम जानेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। सबसे अधिक अगर प्रकाश पूछा जाए कि दूरी कौन सी हो, सबसे अधिक कहाँ चल सकता है, तो निर्वात में, ये भी पॉइंट याद रखना है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो कौन सा नियम लागू होगा, तो वह लागू होगा गति का तीसरा नियम जो कि सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है काला बॉक्स जो कि सी में दिया गया है। हमें पता है काला बॉक्स के बारे में, आपको नहीं पता है तो इसका हम थोड़ा सा व्याख्या यहाँ देखेंगे। उड़ान अभिलेखी काला बॉक्स तकनीक का नाम है। ब्लैक बॉक्स का उद्देश्य विमान की दुर्घटना आदि होने पर विमान का वास्तविक स्थिति जानने के लिए होता है। ठीक है, काला बॉक्स कठोर आवरण से बना होता है, दुर्घटनाओं को ठीक जानकारी उपलब्ध कराती है। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है, आपको बताना है। क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है, तो नर्म लोहा है जो कि डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बाल पेन जो है वो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे काम करता है जो कि सी में दिया गया है। अब यहाँ हम देखेंगे थोड़ा सा व्याख्या। बाल पेन गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। ठीक है, आपको याद रखना है जी का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, घट जाता है। और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो दरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। तो जब वाष्प वायुमंडलीय दाब के जैसे ही बराबर होगा तो द्रव उबलने लगता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो डिफिनेशन है उसे भी हम देखते चलेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे भाई बहन जो मुझसे जुड़े हैं उनका एक भी प्रश्न मिस ना हो। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो द्रव उबलने लगता है। एक पॉइंट ये है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ये भी याद रखना है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। ठीक है, और दाब एक क्या है, अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बार होता है। और दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। तो दाब से जितने रिलेटेड प्रश्न थे मैंने एक ही प्रश्न में हल कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वाहन चलाने हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। तो जो वाहन, जैसे यहाँ पे वाहन है और इसके जो बगल में दर्पण लगा, शीशा लगा होता है, वो कौन सा शीशा होता है, तो वो होता है उत्तल जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि दृश्य छाप बनती है। दृश्य छाप बनती है तो दृश्य छाप फोटोग्राफिक कैमरा में बनती है जो कि ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दृश्य छाप से मैं थोड़ा सा रिलेटेड देख लूँगा व्याख्या। दृश्य छाप जो बनती है फोटोग्राफिक कैमरा में या फोटोग्राफिक फिल्म की
फोटोग्राफिक कैमरा में। और फोटोग्राफिक फिल्म की खोज किसने की थी? जॉन कार्बार्ड ने की थी। तो जॉन कार्बार्ड के द्वारा किया गया था फोटोग्राफिक की खोज, ठीक है, टाल ओट ने की थी। अगर कागज की बात की जाएगी, यहाँ पे दो चीज है, फोटोग्राफी फिल्म की बात की जाएगी तो जॉन कार्बार्ड, और फोटोग्राफी की खोज जो कागज की बात की जाएगी तो टाल ओट ने की थी, ठीक है। और फोटोग्राफी धातु जे नीतसे के द्वारा निर्माण किया गया। जो फोटोग्राफी धातु है वो जे नीतसे के द्वारा निर्माण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि। अब ऑप्शन है, बर्फ ठोस होता है और पानी तरल, गलत है। बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। अब देखिए ये सही है, जो बर्फ का घनत्व है पानी के अपेक्षाकृत कम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है? आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका होगा वह हो जाएगा ऑक्सीजन हाशक। क्या? ऑक्सीजन हाशक। अब इसका आंसर हम थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे। प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य ऑक्सीजन हाशक अपशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है। वर्तमान समय में प्रदूषण एक विकट समस्या है जो अनेक प्रकार के हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिबल से। और जल प्रदूषण उनके क्षेत्रों में मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, जो कि ए में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे उससे व्याख्या रिलेटेड, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, जिस कारण उन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, गोल्डस्टीन ने की। देखिए कुछ लोग इसका आंसर रदरफोर्ड बताते हैं, तो रदरफोर्ड ने नाम रखा था, ये आपको याद रखना है। प्रोटॉन का नाम रखा था रदरफोर्ड ने, लेकिन खोज गोल्डस्टीन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। फोटॉन की खोज आइंस्टीन ने की। और फोटॉन के वेग प्रकाश, यहाँ पे देखना है, फोटॉन का वेग प्रकाश वेग के क्या होता है? बराबर होता है। तो इनसे भी रिलेटेड मैंने प्रश्न को हल कर लिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक है क्योंकि। सूर्य से निकलने वाली अवरक्त विकिरण हमारी दृष्टि पटल को जला देती हैं, पहला गलत है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण हमारे दृष्टि पटल को जला देती हैं, ये भी गलत है। सूर्य से निकलने वाली सभी प्रकार की विकिरणों से आँखों में रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? देखिए डीजल इंजन में ज्वलित करने के लिए जो आवश्यक उच्च तापमान है वो सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके प्राप्त किया जाता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, संपीड़ित के द्वारा जो ईंधन होता है वो क्या होता है? ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील होता है। संपीड़ित के द्वारा ईंधन ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रात में कुहासे और कोहरे का फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें, जो कि बी में दिया गया है। अब हम इससे कुछ व्याख्या देखेंगे। रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करने में अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने की और ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है, ठीक है। रोगियों के सेकाई करने में भी अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समान अपेक्षकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, कि मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कि मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, कि मैडम मैरी क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि बी में दिया गया है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, अगर व्याख्या देखते हैं तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी का प्रतिपादन किया और इसका प्रतिपादन 1900 ईस्वी में किया गया था। ये इटली के थे, ये भी याद रखना है।
और रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी ने किया, ये 1901 में इसका आविष्कार किया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में सापेक्षता थ्योरी का प्रतिपादन किया। ठीक है। मैडम क्यूरी मतलब मैरी क्यूरी प्रथम महिला थी जिसे नोबेल पुरस्कार 1902 में दिया गया। तो यहाँ पर भी आपकी व्याख्या सब समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है, मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन करता है, मतलब धड़कता है, तो वो हो जाएगा 72 बार, जो कि सी में दिया गया है। दोस्त मैं आपसे बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, ठीक है, और वीडियो को लाइक करने से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है और मैं ड्यूटी से आने के बाद समय निकाल कर इतना डीपली प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूं। तो मेहनत दोस्त अगर आपको दिख रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और अपने स्टडी वाले ग्रुप में शेयर करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। व्याख्या यहाँ देखेंगे, लगभग 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। सांस लेने पर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.0% CO2 हम लोग लेते हैं। आगे है, सांस छोड़ने पर 78% नाइट्रोजन, 17% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड का अंश होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी घटना पहले घटित हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम बताएं तो जो सबसे पहली घटना घटी हुई थी तो जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के DNA की संरचना की खोज की थी। अब हम इन सभी को व्याख्या के रूप में समझेंगे। जेम्स डी वाटसन फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में DNA की संरचना की खोज की। वाटसन और क्रिक ने द्विकुंडलीय जीन को सर्वप्रथम चित्रण किया। ठीक। रूस के व्यक्ति यूरी गागरिन जो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने 1967 में सबसे पहले मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया। आगे है, विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब शिशु लुई ब्राउन पैदा हुआ। कब? 1978 में। और डाली भेड़ को क्लोन सर्वप्रथम तैयार किया गया। डाली भेड़ का क्लोन सर्वप्रथम तैयार किया गया, वो भी 1996 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधे में जड़ों का मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या है। तो वह है केशकत्व, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब हम हल करेंगे। यहाँ देखेंगे व्याख्या, पौधे में जड़ों के मार्ग पर पानी पहुंचना केशकत्व कहते हैं। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी में तैराई जा सकती है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहते हैं, लेकिन पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अगर पानी में मिट्टी का तेल डाल दें तो मच्छर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। गर्म सूप खाने वाले पदार्थ स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अथवा जीव के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं मैं एक साथ लेके चलता हूँ। सूर्य का ताप हम तक पहुँचता है किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंग विकिरण। क्या है? सूक्ष्म तरंग विकिरण। अब हम लोग व्याख्या देखेंगे। यहाँ पे ये नहीं देखना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। सूक्ष्म तरंग विकिरण में न्यूनतम ऊर्जा है, ये याद रखना है। जिन नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वो अस्थायी नाभिक होते हैं। ठीक है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने, यहाँ बेकुरल होना चाहिए, बेक्तल हो गया है, हेनरी बेकुरल और पी क्यूरी एवं एम क्यूरी मतलब मैडम क्यूरी ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और रेडियम की खोज रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने किया था, ये भी याद रखना है। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों को सर्वप्रथम 1902 में रदरफोर्ड ने बताया, ये भी आपको समझना है। और सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों का उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में बदल जाते हैं। किसमें?
जब ये अल्फा बीटा एवं गामा किरण में उत्सर्जन के बाद ये सीसा में बदल जाते हैं, ये भी आपको जानना है। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरणों की होती है, ये भी आपको जानना है। सबसे अधिक आयतन क्षमता अल्फा किरणों की होती है। तो सभी को मैं एक ही बार में कवर कर दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, होमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों में लोहा है, गलत है। दोनों में मैग्नीशियम है, गलत है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और होमोग्लोबिन में, हमें पता है होमोग्लोबिन में लोहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखें, होमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जीव अणु होते हैं, ठीक है। अब होमोग्लोबिन के कारण खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। होमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है, रक्त में ऑक्सीजन उपलब्ध करती है। क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? हरा होता है। पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो हरी पत्तियों में पाई जाती है, ठीक। आगे दिया गया है, क्लोरोफिल पेड़ पौधे का भोजन प्राप्त करने अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करती हैं और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल में भोजन प्राप्त करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, ट्रांजिस्टर के समविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो समविचरण में सिलिकॉन वस्तु का प्रयोग होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार की प्रकृति होती है, तो फ्यूज तार की प्रकृति उच्च प्रतिरोध एवं निम्न द्रव्यांक होती है, द्रव्यनांक, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वातावरण की वह पतर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। वातावरण की वह पतर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आयन मंडल। वातावरण की जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करते हैं, तो रेडियो तरंगे वाला सिस्टम है आयन मंडल। अब हम व्याख्या देखेंगे। वातावरण का आयन मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में 4 मंडल बांटा गया जाता है। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। अब यहाँ समताप मंडल में हम आपको बता दें, समताप मंडल वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। समताप मंडल में सभी प्रकार की भौतिक हलचल से परे होते हैं और समताप मंडल को शांत मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। अब ओजोन मंडल पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती हैं। ओजोन मंडल क्या होता है? पराबैंगनी को अवशोषित कर लेती हैं। आयन मंडल क्या होता है? धनावेशित मंडल है। आयन मंडल धनावेशित मंडल है। सभी संचार व्यवस्था का आधार क्या है? आयन मंडल। सभी संचार व्यवस्था का आधार है आयन मंडल। आगे है, क्षोभ मंडल में प्रायः सभी प्रकार के वातावरण मुख्यतः प्रभावित करता है, जैसे मौसम वाली सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी का सबसे निचला मंडल है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता आपको बताना है। तो दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है प्रेषित संकेत की आवृत्ति, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला है, मनुष्य की ध्वनि शोर की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी हो सकती है? तो मनुष्य की ध्वनि 60 से 80 डेसिबल डीबी के बीच होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब यहाँ हम लोग देख भी लेंगे कि मनुष्य की ध्वनि का शोर जो सामान्य है वो 60 से 80 डेसिबल होता है। अधिक ध्वनि प्रदूषण मनुष्य के लिए क्या होता है? कष्टदायक होता है। और डेसिबल ध्वनि का क्या है? मापक है। WHO के तहत 75 डीबी से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। एक मानव ज़्यादा से ज़्यादा 130 डीबी तक तीव्रता वाली ध्वनि सुन सकता है, लेकिन 85 डीबी से जैसे ही ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाता है? बहरा हो जाता है। और 150 डीबी की ध्वनि पर अगर हुआ 100 तो वह क्या हो जाएगा? पागल। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंथ को हटाने के लिए, अब बताओ, चौंथ मतलब चकाचौंधी, जो आपके सामने जैसे ये आपकी गाड़ी जा रही है तो जो ये लाइट है और इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो ये प्रकाश आ रहा है, इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है? तो पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, जो कि सी में दिया गया है।
माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है, तो वह क्या है, वह है दोस्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है, आपको बताना है। तो जल का आयतन पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी सरल की लोलक की काल अवधि स्वतंत्र होती है। तो किसी सरल लोलक की काल अवधि जो स्वतंत्र होती है वो अपने द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब हम देखेंगे, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य की आयु 500 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सौर परिवार सूर्य का परिक्रमण करते हैं। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सोनार का प्रयोग कर सकते हैं? तो सोनार का प्रयोग चमगादड़, डॉल्फिन दोनों करते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, सोनार का प्रयोग चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों कर सकते हैं। सोनार को समुद्र के अंदर वस्तु को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोनार यंत्र का प्रयोग गोताखोर लोग करते हैं, ठीक। और डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जीव है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? तो ताप में वृद्धि से जो प्रतिरोध कम होता है वो सिलिकॉन से, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन की स्थिति से बाधित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा को क्या होता है? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? कम हो जाती है। ये आपको याद रखना। यहाँ डिफिनेशन देख लेंगे। किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन की स्थिति से बाधित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। किसी पिंड को साम स्थिति के इधर उधर गति करने के दोलन अथवा कंपनी गति कहते हैं। एक दोलन पूरा करने के समय को हम क्या कहते हैं? आवर्त काल, ठीक। आगे है, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो वह है ब्रेक वाला जितना सिस्टम है पास्कल के नियम से, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ आपके सामने व्याख्या है, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः पास्कल के नियम पर आधारित है। जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट आदि पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल ने दाब का नियम दिया है। किसका नियम? दाब का। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जाए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री कोण, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो जैसे यहाँ पे अगर प्रकाश आता है, ये आपका एक प्रिज्म है, तो क्या होता है? प्रकाश ऐसे इस तरह चारों तरफ फैल जाता है, तो जो सबसे अधिक विचलन करता है वो करता है बैगनी। कौन सा? बैगनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसका हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे व्याख्या। प्रिज्म से गुजरने प्रकाश की बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। कांच में बैगनी रंग का प्रकाश के वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल रंग का वेग सबसे अधिक एवं अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है। न्यूटन ने 1666 में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो किलोवाट घंटा जो है वह ऊर्जा का है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब यहाँ हम देख लेंगे किलोवाट घंटा किसका है? ऊर्जा का यूनिट है। कार्य का एसआई मात्रक है जूल, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन और बल का सीजीएस मात्रक है डाइन।
और कार्य का सीजीएस मात्रक है अर्ग। ठीक, आगे संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकंड। ठीक है, पदार्थ का परिणाम का मात्रक है मोल, समतल कोण का एसआई मात्रक है रेडियन, और घन कोण का एसआई मात्रक है स्टेरेडियन, और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है कैंडेला। ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? इन चारों में सबसे अधिक विद्युत चालकता अगर हम कहें तो चांदी में है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, चांदी अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है। चालकता दो प्रकार की होती है, सुचालक और कुचालक। और कुचालक पदार्थ क्या है? तो कुचालक पदार्थ विद्युत को अवरोधक होते हैं, मतलब विद्युत उसमें नहीं प्रवेश करती है, उस पदार्थ से धारा प्रवाहित नहीं करता है। ठीक है, और सुचालक मतलब धारा प्रभावित होती है। जब जैसे अब यहाँ पे है रबड़, लकड़ी आदि विद्युत की क्या है? कुचालक है, क्योंकि इसमें धारा प्रभावित नहीं होगी। अगला प्रश्न है, ताम्र के डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार। देखिए, अगर ताम्र में एक डिस्क अगर गर्म किया जाएगा तो उसका आयताकार बढ़ता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत को उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? विद्युत मोटर बनाने में। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राइनाइट्रोटोलीन, इसे ब्रैकेट मतलब शॉर्टकट में कहते हैं टीएनटी, एक विस्फोटक पदार्थ है, तो निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से। अब यहाँ आपको इसे देख लेना है, टीएनटी क्या है? टीएनटी एक विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट मिश्रण से किया जाता है। और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, एक रंगहीन तैलीय द्रव है, ये आपको याद रखना है। और फिर यहाँ पे टीएनजी एक नोबेल का तेल भी कहा जाता है, यहाँ याद रखना है। यहाँ पे टीएनजी का प्रयोग डायनामाइट बनाने में होता है। आरडीएस महत्वपूर्ण विस्फोटक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों को एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो इसे देखते ही हमें पता चल गया कि वो हो जाएगा दूरवर्ती में दिखाई देता है जो दूरबीन के माध्यम से, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण क्या है? तो वह है पृष्ठ तनाव, जो कि डी में दिया गया है। अब हम व्याख्या देखेंगे। पानी के छोटे छोटे बुलबुलों को गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव न्यूनतम एकांकी क्षेत्र घेरती है। द्रव्य का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। और क्रांतिक ताप शून्य के बराबर होता है। क्रांतिक ताप शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तरंगों का निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता? निर्वात के माध्यम से, तो यह हो जाएगा ध्वनि तरंगे, जो कि बी में दिया गया है। अब यहाँ हम देख लेंगे, ध्वनि तरंगों को निर्वात के माध्यम में संचरित नहीं किया जा सकता है, और प्रकाश तरंगों को किसी भी माध्यम की आवश्यक नहीं है। ऊष्मा तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी निर्वात में जा सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि तांबे की तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध। देखिए, जब तांबे के तार को दोगुना बढ़ाएंगे तो सदैव प्रतिरोध उसका 2 गुना हो जाता है, तो हम कह देंगे 4 गुना, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्त चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र तक जरूर शेयर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको जो 10 सेट आएगा 1000 प्रश्न के, और इसमें हर वीडियो में कम से कम 1000 व्यू आना चाहिए दोस्त। और ये काम आपका है, आप अपने मित्र तक जरूर शेयर करें। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले का दोलन की आवृत्ति क्या होती है? आपको बताना है। तो झूले की जो आवृत्ति है दोलन वो बढ़ जाती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता है, आपको बताना है। तो आवश्यकता है सिलिकॉन का, जो कि बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जो बदलती है वो बैटरी में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इससे हम थोड़ा सा डिफिनेशन देखेंगे। बैटरी रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती, बैटरी रासायनिक ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। एक पॉइंट ये है। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और प्राथमिक सेल एक बार प्रयोग होने के बाद क्या होता है, बेकार हो जाता है। वोल्टीय सेल, लेक-लांसे सेल या डेनियल सेल और शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। द्वितीयक सेल का आवेश चार्जिंग कर उसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, मतलब चार्ज करके उसे प्रयोग में लाया जा सकता है। वोल्टीय सेल में जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में एवं तांबे की छड़ एनोड के रूप में प्रयोग की जाती है, और इन छड़े की कांच को बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है और हरे प्रकाश में गुलाब निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देगा? अब देखिए यहाँ पे जैसे सूर्य का प्रकाश रहता है तो गुलाब क्या होता है, लाल दिखाई देता है, और हरे प्रकाश में जैसे क्या होगा, तो हरे प्रकाश में गुलाब क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देने लगेगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्र तक शेयर कर देना है। मानव के दो कान होते हैं क्योंकि दो कानों की सहायता से, पहला ऑप्शन है ध्वनि की दिशा आंकी जा सकती है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। देना है मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया का दूसरा नाम है समीप दृष्टि। समीप दृष्टि को हम निकट दृष्टि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि भी कहते हैं। इसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और दूर दृष्टि के लिए, अगर हम दूर दृष्टि के लिए आपसे बात करें तो दूर दृष्टि के लिए प्रयोग होता है उत्तल लेंस। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है वो क्या कहलाता है? बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है उसे कहते हैं धवलता। ये याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परिवर्तित होता है उसे धवलता कहते हैं, और सौर विकिरण के कारण पृथ्वी ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है। ठीक, एक पॉइंट याद रखना है, सोलर ऊर्जा का प्रयोग भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में होता है। और सोलर ऊर्जा में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। सोलर ऊर्जा की तकनीकी दुर्लभता और प्रयोग विकास में क्या है? प्रयोग दुर्लभता और प्रयोग विकास में बाधक है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा अगर आपसे पूछा जाए तो कोयला ताप से प्राप्त होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है, इसका क्या कारण है? तो एसी में पारंगत होता है, इसका कारण है कि ऊर्जा की इसमें कमी हानि होती है। उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा की कम हानि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है कि, अब आपको बताना है कौन सा होगा। इस्पात में बचत की जा सके, बिल्कुल गलत है।
ग्रीष्म काल में विस्तरण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। हम डिफिनेशन देखेंगे सीधा सीधा। रेल मार्ग में पटरियों के बीच थोड़ा स्थान छोड़ना इसलिए आवश्यक है कि ग्रीष्म काल में विस्तारण से पटरियां टेढ़ी ना हो जाएं, ठीक है। और पटरियों के बीच जगह नहीं छोड़ने पर ग्रीष्म काल में ये टेढ़ी हो जाएंगी, जिससे दुर्घटना हो सकती है। और एक पॉइंट याद रख लेना है, लोहा का सुई पानी में डूब जाता है, जबकि लोहा का जहाज पानी में नहीं डूबता, क्योंकि लोहा के जहाज का जो घनत्व होता है जल से कम होता है, ऐसा बनावट के कारण होता है, ठीक है। गर्मी में श्वेत वस्त्र पहनना लाभदायक है, क्योंकि यह सूर्य प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। काला कपड़ा प्रकाश को अधिक अवशोषित करते हैं, इस कारण गर्मी लगती है। यही कारण है कि ग्रीष्म काल में काले रंग का वस्त्र के स्थान पर श्वेत वस्त्र अधिक महत्व है। तो इसमें जितने टॉपिक थे मैंने एक ही व्याख्या में कंप्लीट करवा दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज मैक्सवेल ने किया। इसको भी हम देखेंगे। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया, और गैल्वेनोमीटर के आविष्कार एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया, ठीक है। गैस लाइटिंग का आविष्कार विलियम मर्डॉक ने किया। ट्रैक्टर का आविष्कार रॉबर्ट कार्मिच ने किया, और विद्युत पंखे का आविष्कार हीलर ने किया। वेल्डिंग मशीन का आविष्कार एलिसा थॉमसन ने किया, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फ्राडे ने 1831 में किया। वॉशिंग मशीन का आविष्कार हार्ले मशीन कंपनी ने किया। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो न्यूट्रॉन का अधिकतम द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे अधिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका उत्तर बताना है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह गिरता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, अब बताना है, इतनी दूरी पर उपस्थित नहीं होता है, गलत है। चंद्रमा का आकर्षण से उदासीनीकृत हो जाता है, ये भी गलत है। इसकी स्थिर गति हेतु आवश्यक गति प्रदान करता है, ये भी गलत है। इसकी गति हेतु आवश्यक गति वृद्धि प्रदान करता है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बर्फ पिघलता है तो जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन तथा द्रव्यमान दोनों घटता है, ये याद रखना है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में किस संवृत्ति के कारण होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, जो कि डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 100 वाट का एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा का इकाइयाँ क्या होगी? तो देखिए, 100 वाट को अगर 4 घंटे के लिए ऑन रखा जाएगा तो इसमें जो इकाइयाँ होगी वो 0.4 होगा, जो कि डी में दिया गया है। ये प्रश्न बना था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डायनमो एक मशीन है जिसका काम बताना है। तो डायनमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, जो कि डी में दिया गया है। निम्न में से अगला प्रश्न आपके सामने है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी को कंटेंट्स नष्ट नहीं होंगे, कंटेंट्स नष्ट नहीं होंगे, कहाँ पे? तो रोम में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया। इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। जब बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट नहीं होंगे रोम से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ग्रहों की खोज किसने किया था? केपलर ने किया था। सौर मंडल की कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम वास्तविक स्थिति बताया, ठीक है। सौर मंडल के बारे में सबसे पहले जानकारी कॉपरनिकस ने दिया। और स्कूटर का आविष्कार जी ब्राडशा ने किया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी माइक्रोफोन में ऊर्जा स्थानांतरण होता है, तो किसमें होता है आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, माइक्रोफोन में सबसे पहले बोलते हैं तो ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जो कि ए में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की लहरों में भंडारित होती हैं। तो समुद्र की लहरों में तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किसी प्रोग्राम में बग क्या है? देखिए, आप कभी कभी सुनते होंगे कि बग क्या है, आप गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो बग कहते हैं त्रुटि को। अब हम इसको समझेंगे। यहाँ पर किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? त्रुटि होता है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। और याहू, गूगल एवं MX गुणे वन इंटरनेट क्या है? एक सर्च इंजन है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ियाँ विकसित हो गई है। 1 किलोवाट में 1024 बाइट के तुल्य होता है। 1 MB में 1024 KB होता है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। अनुपम संगणक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। अनुपम संगणक किससे? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, वायु के एक नियत आयतन में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो निरपेक्ष आर्द्रता हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? तो यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जो कि आपके सामने सी में दिया गया है। यह हम देख भी लेंगे, आकाश में तारे टिमटिमाता हुआ क्योंकि वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन दिखाई देता है। तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तारे में 70% भाग क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ये भी याद रखना है, ठीक है। अल्फा सेंटारी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी पर है, ठीक है। तारे का निर्माण का कच्चा माल मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम के गैस हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली के भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो जहाँ मछली हो उसके नीचे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। जहाँ मछली दिखाई दे रही है उसके नीचे लगाना है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। आपको बताना है मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका जो आंसर होगा, कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। क्या होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग और कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन में जो मिलता है वो कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है, जो कि ए में दिया गया है। यहाँ हम देख भी लेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। एनोड क्या है? धनावेशित किरण है। एनोड धनावेशित किरण है। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने 1866 में की थी। एनोड प्रतिदीप्त तथा स्फुदर दीप्त उत्पन्न करती है, ठीक है। एनोड विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होता है क्योंकि उनकी टक्कर कम बार होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, उसकी टक्कर क्योंकि कम बार होती है। कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पुंज हैं और कैथोड किरणें का केवल गैस द्वारा प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। और कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं, ठीक। और कैथोड फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। कैथोड की भेदन क्षमता क्या है? कम है। और कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। और कैथोड परवलयकार रास्ते से गुजरती हैं। तो इसमें कैथोड से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको बता दिया।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है, आपको बताना है। तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा लेंस, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है लेंस। लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्षमता क्या है? दोनों में बदल जाती है। लेंस की क्षमता लेंस एवं द्रव का अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पे? लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यदि लेंस को द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो ऐसी घटनाएं या तो ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेंस समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी अनंत हो जाती है। तो इसमें भी सभी इम्पोर्टेंट जितने टॉपिक थे इससे मैंने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो है सोनार, जो कि ए में दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे आपको देख लेना, समुद्र में डूबी वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर भी सोनार का प्रयोग करते हैं। गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम के साथ गैस ऑक्सीजन और हीलियम मिला के गैस ले जाते हैं। ये आपको याद रखना। गोताखोर कौन कौन सी गैस? ऑक्सीजन और हीलियम। रडार का प्रयोग संकेत सूचना यंत्र के रूप में किया जाता है। और लेजर का प्रयोग चिकित्सा, फिल्म, सफाई आदि में किया जाता है। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, पारदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परावर्तन, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, घर में बिजली के तारों में इलेक्ट्रिक युक्तियां कनेक्ट की जाती हैं, आपको बताना है। तो ये की जाती हैं श्रेणी संबंध और पार्श्वबद्ध संबंधन में। ये आपको याद रखना है, पार्श्वबद्ध संबंधन में। यहाँ पर दिया भी गया है कि घर में बिजली के तारों में इलेक्ट्रिक युक्तियां कनेक्ट पार्श्वबद्ध संबंधन अर्थात समांतर क्रम में की जाती है। पार्श्वबद्ध का मतलब होता है समांतर क्रम में की जाती हैं। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। किसमें? परमाणु रिएक्टर में। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा के कारण हाइड्रोजन और हीलियम का क्या है? संलयन है। ठीक है, सूर्य के तरह तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य किससे बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो कि तारे की भी यही कहानी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो यह है खगोलीय दूरी का, जो कि सी में दिया गया है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्नेहक तेल को घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि डी में दिया गया है। अब हम डिफिनेशन देख लेंगे। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। स्नेहक तेल पेट्रोलियम के अनेक उत्पादन में एक है और स्नेहक 350 सेल्सियस से 450 सेल्सियस ताप परिसर वाली होती हैं। स्नेहक तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में किया जाता है। पारफिन, मोमबत्ती एवं जलरोधी बनाने में भी किया जाता है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ केरोसिन होना चाहिए। केरोसिन तेल में कार्बन अणुओं की संख्या C10 और C15 तक है। कोल तार पेट्रोलियम के अवशिष्ट पदार्थ हैं जो सड़क बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो आभासी, आवर्धित और ऊर्ध्वशीर्षी होता है, जो कि सी में दिया गया है।
दो रेल पटरियों के बीच धातु को किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो रेखीय प्रसार के लिए, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे के चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया हीरे के चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा क्या है? हीरा एक कठोर पदार्थ है। ठीक है। यहाँ और हम देखेंगे प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर भी आधारित एक युक्ति है। प्रकाशिक तंतु प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग में कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। ठीक है। और प्रकाशिक तंतु का प्रयोग दूर संचार में मनुष्य के आंतरिक भागों को परीक्षण, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चुंबक के सामने नहीं रखना चाहिए समीप, जो कि बी में दिया गया है। किसी बांध के दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि आपको बताना है। तो वह क्षैतिज समतल में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि नींव जो होती है किसी घर की, जो बना दी जाती है चौड़ी, क्योंकि जो ऊपर क्षैतिज समतल है उसको दाब सहन कर सके, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि 2 बार रेलवे में बन चुका है और एक बार ये प्रश्न एसएससी में आया है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इसमें आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मानव वंश सूत्र परियोजना का पूरा होना। अब हम पहले इसे डिफिनेशन में पूरा देखेंगे। मानव वंश सूत्र परियोजना का पूरा होना कब घटा था? 1952 में। 16 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग एवं एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, ये भी आपको याद रखना है। और क्लोनिंग द्वारा डाली भेड़ का जन्म 1996 में हुआ। ठीक है। और मानव क्लोन तैयार करना सामाजिक धार्मिक व्यवस्था से छेड़छाड़ करना है। ठीक। और अगला है, क्लोन एक विवादित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषय है, ये भी आपको बात को समझना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है? तो दृष्टि भ्रम जो है मरीचिका है, जो कि डी में दिया गया है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। तो इन चारों में सबसे ठोस है इस्पात, जो कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उसमें, आपको बताना है क्या होगा। पता है कि क्या होता है? जब सड़कों पर पानी स्थिर हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो सड़कों पर टूट फूट स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, शुष्क सिल्क का एनोड किससे बना होता है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ग्रेफाइट से बना होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो